Hello friends, welcome back in my new video. Myself SK Agrawal, and now in this video we will talk about UP Higher Education Service Commission. And in this video we will talk about Botany Assistant Professor Exam 2018. और इस वीडियो से पहले अपन ने पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था। अभी जो पार्ट सेकंड है इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो ये पेपर है इसका जो PDF फॉर्मेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे फ्रेंड हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं RPSC में, उन सब के लिए ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं या बेनिफिट देने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं बॉटनी के वो मोस्टली यही बनते हैं। और इससे पहले भी अपन ने काफ़ी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर चुके हैं और अभी भी अपन कंटिन्यूस क्वेश्चन को पेपर को एग्ज़ाम तक सॉल्व करते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अभी अपन यहाँ से जो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है वो अपना है 81 से। ए लिविंग सेल हैज़ ए प्रोटोप्लाज्म विच इज़ वाटर बेस्ड। एक कोई सेल है, प्रोटोप्लाज्म है, उस सेल में वाटर ब्लास्ट या वाटर बेस्ड है, एंड डिमार्केटेड बाय ए लिपिड लेयर मेम्ब्रेन। और जो प्रोटोप्लाज्म है वो किसके द्वारा घिरा हुआ रहता है? एक लिपिड मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ है। इफ़ ए सेल इज प्रेस्ड अप टू 1/5 ऑफ इट्स डायमीटर विद ए वेरी शार्प नीडल आफ्टर टेकिंग द नीडल आउट। आपने जो प्रोटोप्लाज्म है जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है उसमें आपने क्या किया, नीडल की सहायता से एक छेद किया है या पोर किया है। तो आपने जैसे ही नीडल को बाहर निकाला है तो उसके बाद में क्या होने की संभावनाएं हैं वो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, नो इफेक्ट विल बी द ऑब्जर्व्ड। प्रोटोप्लाज्म विल लीक आउट फ्रॉम द होल मेड बाई द नीडल फॉर ए फ्यू मिनट अंटिल द सेल हील द वाउंड। कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो कंटिन्यू बाहर लीक होता रहेगा जब तक कि वो घाव है वो भरे नहीं, नीडल के द्वारा किया गया वो। सी ऑप्शन है, प्रोटोप्लाज्म विल कीप ऑन लीकिंग आउट टिल द सेल इज डेड। कि प्रोटोप्लाज्म वो कंटिन्यू निकलता रहेगा जब तक कि सेल है वो उसकी डेथ ना हो जाए। डी, द सेल विल ब्रस्ट लाइक ए बैलून। कि सेल है वो फट जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपन देखें जो मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो किस प्रकार का होता है? मूवेबल प्रकार का होता है। और लिपिड में मेम्ब्रेन के अंदर अपन जो मॉडल पढ़ते हैं उनके अंदर पढ़ा भी अपन ने कि लिपिड के मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर सकते हैं या वो मूवमेंट शो करते हैं। तो जैसे आपने नीडल है वो सेल के मेम्ब्रेन में दे के बाहर निकाली है, निकालते ही क्या हुआ कि जो उस स्पेस जो बना था उस स्पेस में क्या किया, लिपिड ने क्या कर दिया, जल्दी से कवर कर दिया। कवर करते ही साइटोप्लाज्म किसी प्रकार का कोई लीक नहीं होगा, वो उसी टाइम पे क्या कर देगी, कवर कर लेगी। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए, नो इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। किसी प्रकार का कोई लीक वगैरह नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है मूवमेंट करने का, जिसके कारण से वो अपनी बाउंड्री है वो जल्दी से कवर अप कर लेगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए फिल्म प्रोजेक्टर एंड माइक्रोस्कोप गिव इक्वल मैग्निफिकेशन। दोनों का जो मैग्निफिकेशन है फिल्म प्रोजेक्टर और माइक्रोस्कोप का सेम है, बट ए फिल्म प्रोजेक्टर इज नॉट यूज्ड टू लिविंग सेल्स बिकॉज। तो अपन देखते हैं कि उस प्रोजेक्टर को क्यों यूज में नहीं लिया जाता है, क्यों? तो यहाँ पर दे रखा है, ए लिविंग सेल कैन नॉट बी प्लेस्ड इन ए फिल्म प्रोजेक्टर। बी, द व्यूअर आई इज क्लोज्ड to a microscope whereas it is far away from the projector screen. A microscope produce a virtual image whereas the projector produce a real image. D की बात करें अपन, a microscope has greater resolving power than a projector। तो अपन ने पढ़ा भी है कि माइक्रोस्कोप है वो क्यों यूज में आता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो काफ़ी अधिक होती है कंपेयर टू ए फिल्म प्रोजेक्टर। तो इसलिए अपन माइक्रोस्कोप को यूज में लेते हैं, क्योंकि एक माइनर से माइनर चीज़ है वो मैग्नीफिकेशन करके काफ़ी अधिक या रिजॉल्विंग पावर है वो उसको दिखाने की कैपेसिटी रखता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ए माइक्रोस्कोप हैज़ ग्रेटर रिजॉल्विंग पावर देन ए प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 83,
द जीनोम ऑफ ए बैक्टीरियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल विच इज़ 10⁻⁹ बेस पेयर लॉन्ग। एक जीनोम है जिसकी साइज़ कितनी है 10⁻⁹ बेस पेयर लॉन्ग। हाउ मैनी मोल्स ऑफ जीनोमिक डीएनए इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम। तो कितने मोल्स हैं वो जीनोम के प्रेजेंट होंगी कंप्लीट जीनोम के अंदर बैक्टीरियम। कंसिडर्ड अवोगाद्रो नंबर 6 × 10⁻23। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा 1/6 × 10⁻23। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द म्यूटेशन इन एन ओन्कोजीन फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। ओन्कोजीन जो है अपन जानते भी हैं ओन्कोजीन जो है वो किसी भी नॉर्मल सेल के अंदर यूज में आने वाला एक जीन है जो डीएनए से रिपेयर क्या अपन कहें कि डीएनए की या फिर डीएनए जैसे डैमेज होता है उस टाइम में सेल को अरेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या जो सेल्स की डिवीज़न है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो म्यूटेशन अगर ओन्कोजीन में होता है तो वह किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। अगर इस प्रकार का होगा तो वह किस में जाएगा, ट्यूमर कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जिब्रेलिक एसिड कंट्रोल सीड जर्मिनेशन। अपन कॉमन जानते भी हैं कि सीड जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, जिब्रेलिक एसिड है। बाय डायरेक्टिंग ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च या स्टोर्ड स्टार्च, उसको क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है स्टार्च को। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ऑफ द बार्ले सीड, कौन सा टिश्यू जो है ए एमाइलेज जीन इज इंड्यूस इन रेस्पॉन्स टू जिब्रेलिक एसिड। तो कौन सी लेयर जो है जिसके अंदर ये स्टार्च को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा या रेस्पॉन्सिबल जो इंड्यूस करता है। तो इसका टिश्यू लेयर का आंसर आ जाएगा अपना एलेरोन लेयर। तो इसका राइट आंसर होगा एलेरोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 86। इन ए हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल फॉर ए गिवन जीन, एक जो जीन है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है। इफ़ ए क्रॉसिंग ओवर हैज़ अकर्ड, और उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन द जीन लोकस एंड द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। द रिक्वेशन ऑफ द टू एलील्स ऑफ गिवन जीन विल अकर ड्यूरिंग म्यूसिसेट। तो जो अपन देखें जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में जो एलील जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट कहाँ होंगे, कौन सी स्टेज में होंगे। तो जैसे अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ है और उनके जो एलील्स है वो सेपरेट कौन सी में होंगे, तो वो एलील सेपरेट होंगे एनाफेज सेकंड में। अगर विदाउट क्रॉसिंग ओवर के अगर वो होता तो वो हो जाता एनाफेज फर्स्ट में, लेकिन यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो इसका राइट आंसर आएगा एनाफेज सेकंड ओनली। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which one of the following gymnosperm phyla produce motile sperm, bear ovulate and microsporangiate cone on separate plants and has flagy coated seed। तो ये जो करेक्टर्स हैं सभी मोटाइल स्पर्म है, बियर ओव्यूलेट है, ओव्यूलेट प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिएट कौन ऑन सेपरेट प्लांट्स हैं, सेपरेट प्लांट पे माइक्रोस्पोरेंजिएट है, एंड हैज़ फ्लेजी कोटेड सीट, उसके ऊपर हल्का कवर या फ्लेजी कवर पाया जाता है। तो यहाँ पे इसके जो करेक्टर है वो किसके हैं, साइकेडोफाइटा का है और देखिए जाए तो गिंगोफाइटो का है। तो यहाँ पर जो दोनों हैं वो ऑप्शन दे रखे हैं बी एंड सी, तो इसको आप डाउट में रख लो क्योंकि दोनों राइट आंसर है बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक विल यू यूज टू आइडेंटिफाई मोर देन 1000 डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड जीन इन नॉर्मल एंड ट्यूमर टिश्यू इज़ वन सिंगल एक्सपेरिमेंट। किसी एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आप 1000 के आसपास जो जीन है उनकी एक्सप्रेसिविटी चेक करना चाहते हो, नॉर्मल सेल हो या ट्यूमर सेल हो, तो कौन से एक्सपेरिमेंट से आप कर
या अपन आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो इसका राइट आंसर होगा, जो देखा जाए इसमें तो वेस्टर्न, इसमें ऑप्शन देखा जाए RAPD है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, चिप ऐसे है, ट्रांसक्रिप्टोन एनालिसिस है। तो अपन जो जीन एक्सप्रेसिविटी देखते हैं तो उसको अपन कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं अपन कि कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर जो टेक्निक है वो आ जाएगी अपनी ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस, जिसमें एक साथ 1000 के आसपास या इससे अधिक जीन को अपने एक साथ एक्सप्रेसिविटी को चेक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसक्रिप्टोन या ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 प्रोटीन मूविंग टुगेदर, 3 प्रोटीन को एक साथ आपने मूव किया है किसमें, सिंगल लेन ऑफ SDS पेज जेल इज बेस्ट मेथड इज। तो आपने एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ली है, कौन सी है, SDS है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, पॉलीएक्रिल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके अंदर एक प्लेन के अंदर या एक लाइन के अंदर आपने 3 प्रोटीन को लोड किया है और तीनों को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कौन सा मेथड बेस्ट सुटेबल रहेगा। तो 3 मेथड या 3 प्रोटीन है, एक ही लाइन में आपने डाली है, तो उसको आइडेंटिफाई आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो कौन से मेथड से कर सकते हो, वेस्टर्न ब्लॉट फ्लोड बाई स्ट्रिपिंग एंड रीप्रोबिंग। तो आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग है वो प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज में ले जाती है और यहाँ पर स्ट्रिपिंग एंड प्रोबिंग यूज में ले सकते हो। प्रोब्स डिफरेंट या एंजाइम्स जो हैं या एंटीबॉडी है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करती है। उसी प्रकार से एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है। उसके आधार पर तीनों प्रोटीन को आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियोमाइसिन फॉस्फेट ट्रांसफरेजेज जीन फ्रिक्वेंटली यूज एज सिलेक्शन मार्कर ड्यूरिंग प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपन सिलेक्शन मार्कर के रूप में कौन से जीन को यूज में ले रहे हैं, नियोमाइसिन फॉस्फेट ट्रांसफरेजेज और प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इनएक्टिवेट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स, कौन से एंटीबायोटिक्स को ये जीन जो है वो इनएक्टिवेट करता है। तो कौन से एंटीबायोटिक होगी, कैनामाइसिन। कैनामाइसिन को ये जीन क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, कैनामाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, (91) विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स would be the most suitable for the identification of genome rearrangement including translocation, deletion and duplication etc। तो किसी भी कोई सी टेक्निक इनमें से सुटेबल है जो आइडेंटिफाई कर सकता है जीनोम को या जीनोम के रीअरेंजमेंट को, जैसे ट्रांसलोकेशन हो, एक पार्ट का टूट के दूसरे पार्ट पे जाता है क्रोमोसोम का, डिलीशन हो, कोई फ्रेगमेंट है उसका डिलीट होना, या डुप्लीकेशन किसी एक ही फ्रेगमेंट की कॉपी प्रेजेंट होनी। तो उस प्रकार के जो करेक्टर्स है वो अपन डिफाइन या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मल्टी कलर फिश फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के मेथड के द्वारा अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। अपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है इनमें काफ़ी जो टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग में देखिए RPSC की जो पेपर था उसमें भी अपने देखा था कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन के आसपास टेक्निक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टेक्निक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीफी। तो लीफी जीन जो है वो क्या है या किसमें, ये तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ रेगुलेटरी जीन इन एराबिडोप्सिस थेलियाना, तो उसके बारे में डिफाइन किया गया है। लीफी जीन इज इमेज्ड इन फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिफाई या आइडेंटिटी। लीफी इज इन्वॉल्व इन लीफ एक्सपांसन। लीफी इन्वॉल्व इन रूट मेरिस्टेम आइडेंटिटी। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फार रेड लाइट मीडिएटेड सीडलिंग ग्रोथ। तो अपन नॉर्मल जानते भी हैं कि लीफी जो है अपने नाम के जस्ट ऑपोजिट है। लीफी है मतलब अगर इसमें किसी प्रकार इस जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो वहाँ पर क्या बनती है, ओनली लीफ बनती है। जब तक इसमें म्यूटेशन नहीं है या नॉर्मल कंडीशन में है तो ये एक फ्लावर डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है। तो अपने नाम से क्या है, ये जस्ट ऑपोजिट है। इसमें म्यूटेशन होगा तो लीफ बनेगी और नॉर्मल कंडीशन में ये फ्लोरल आइडेंटिटी जीन होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा लीफी इज इमेज्ड इन फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। तो राइट आंसर होगा
ए। लेकिन कंडीशन अगर इसमें म्यूटेशन होता है तो वहाँ पर फ्लोरल आइडेंटिटी नहीं होती है, ओनली लीफ करेक्टर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। (93) The quantum yield of oxygen evolution during photosynthesis drastically drop in far red light। तो फोटोसिंथेसिस ड्रास्टिकली क्या होता है, ड्रॉप होता है, कम होता है इन फार रेड लाइट। दिस इफेक्ट इज नोन एज, ये इफेक्ट अपन ने सबने पढ़ा भी है पहले से, तो ये कौन सा हो जाएगा, रेड ड्रॉप इफेक्ट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रेड ड्रॉप इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 डार्क ग्राउंड या ब्राउन सीडलिंग डिस्प्ले ट्रिपल रेस्पॉन्स डार्क ग्राउंड सीडलिंग शो ट्रिपल रेस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज टू इथाइलिन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ट्रिपल रेस्पॉन्स के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो इथाइलिन हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल है, ट्रिपल रेस्पॉन्स शो करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल रेस्पॉन्स, इनमें से ट्रिपल रेस्पॉन्स का पार्ट कौन सा नहीं है, तो अपना जो बी है रैपिड अनफोल्डिंग एंड एक्सपांसन ऑफ लीव्स। जबकि होता क्या है, जो लीफ है वो फोल्डेड रह जाती है और उनके साइज़ के अंदर ग्रोथ नहीं होती है, मतलब एक्सपांस फैलती नहीं है, चौड़ाई के अंदर ज़्यादा नहीं फैलती है और मुड़ी हुई रह जाती है, फोल्डेड रह जाती है, कर्व रह जाती है। तो यहाँ पर इसका एक करैक्टर नहीं है, रैपिड अनफोल्डिंग एंड एक्सपांसन ऑफ लीव्स, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन हेलिकेज लोडिंग अकर एट ऑल रेप्लिकेटर ड्यूरिंग। तो जो हेलिकेज एंजाइम है रेप्लिकेशन के दौरान उसका यूज क्या है कि डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करना, और डीएनए का सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होती है, वो कौन सी होती है, एस फेज में। और एस फेज की जो भी रिक्वायरमेंट्स है एंजाइम्स हैं वो किस में बनेंगे, G1 फेज के अंदर उनका सिंथेसिस किया जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है हेलिकेज लोडिंग अकर, किस में बनेंगे, एट ऑल रेप्लिकेटर ड्यूरिंग, तो ये G1 के अंदर ही तैयार हो जाएंगे हेलिकेज, जो डीएनए को क्या करेंगे, अनकॉइलिंग करेंगे, डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एस फेज में नहीं, इससे पहले प्रिपेयर होंगे तो G1 फेज में होंगे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, जो भी प्लांट हैं जो साल्ट को क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं या साल्ट के अंदर ग्रोथ करते हैं, द एक्सेस साल्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू वैक्यूल बाई। क्योंकि उनमें होता क्या है कि जो वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर वो अपना एक्सेस जो साल्ट है उसको क्या कर देते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं, जिसके कारण से अपनी सेल का जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रखते हैं। तो जो साल्ट है वो वैक्यूल के अंदर एक्यूमुलेट करता है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो पंप है वो कौन सा है, तो सीधी सी बात है कि जैसे वैक्यूल में कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है साल्ट की, फिर भी अपने को क्या करता है, साल्ट को वैक्यूल के अंदर फोर्सली पंप करता है। तो उसके लिए अपने को एनर्जी या किसी प्रोटॉन या किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर दे रखा है सी ऑप्शन, सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर। तो सोडियम को तो इनर साइड में पंप करेगा और प्रोटॉन जो है वो बाहर की तरफ निकलता है वैक्यूल से। तो यहाँ पर दोनों कैसे हो गए, एक इनर साइड और एक आउटर साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर, जिसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 97 सेल डिवीजन प्रोसेस इज वेरी स्लो इन स्टेम एपेक्स, यहाँ पर तो हाई होती है पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्यूसेंट सेंटर ऑफ रूट फ्लावर बर्ड लीव्स। तो यहाँ पर जो केवल क्यूसेंट सेंटर ऑफ रूट है उसके अंदर सेल डिवीजन वेरी स्लो होती है, और फ्लावर बर्ड है, लीव्स है, मेरिस्टेमेटिक, उनमें तो काफ़ी अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल सा क्यूसेंट सेंटर ऑफ रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएटेड इन बैक्टीरिया इन मेम्ब्रेनेशियस स्ट्रक्चर हैव इन फोल्डिंग आर कोल्ड। तो जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है उसकी एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, या अपन कहें डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वहाँ से स्टार्ट होती है उसके स्ट्रक्चर के पास से, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं।
तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, मीजोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, MYC मिक जीन इज ए, तो मिक जीन है उसमें म्यूटेशन होने से वो क्या करता है, एक ट्यूमर कोजिंग जीन के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो मिक जीन है वो क्या है, एक ओनको जीन है कि इसमें म्यूटेशन होने के कारण से वो कैंसर कोजिंग जीन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मिक जीन इज ए ओनको जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखें, निक ट्रांसलेशन इज डन बाय, तो निक क्या है कि कोई भी एक डबल स्टैंडर्ड DNA है उसमें किसी प्रकार का म्यूटेशन देखने को मिला है। यहाँ पे जैसे एक म्यूटेशन है, गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, यहाँ से इसको कट लगाया जाएगा। जैसे यहाँ से कट लगा दिया, कट लगाने के बाद में यहाँ से एक न्यूक्लियोटाइड को निकाल दिया जाएगा, जिसके कारण से एक नॉर्मल सा स्पेस बन जाएगा। इस स्पेस को या इसको अपन क्या कहते हैं, निक कहते हैं या कटिंग कहते हैं। इस निक को कंप्लीट करने के लिए कौन सा DNA पॉलीमरेज यूज में आएगा, या निक ट्रांसलेशन इज डन बाय, तो उसे इसको कवर करने के लिए ये कौन सा DNA पॉलीमरेज होगा, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट होगा। तो निक के जो कटिंग है उस कट को फिलअप करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एंजाइम अपना आएगा DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। तो इस प्रकार से ये जो यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम था वो उसके क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला अपन नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम का पार्ट लेके आएंगे, या असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसका पोर्शन लेके आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको देखते हैं वो वीडियो को जो लाइक ज़रूर करें, और अपने जो भी फ्रेंड्स जो साथ में तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बॉटनी सब्जेक्ट से, उनको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।